कहानी की शुरुआत होती है पृथ्वी से, जहां जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। तभी एक स्पेसशिप पृथ्वी पर आती है और उसमें से एक एलियन उतरता है। इस मूवी में इन एलियंस को इंजीनियर कहा गया है। स्पेसशिप उसे छोड़कर चली जाती है। वह एलियन एक झरने के किनारे जाता है और वहां एक काले रंग का लिक्विड पीता है। उस लिक्विड की वजह से उसके शरीर में अजीब रिएक्शन होने लगते हैं और फिर उसका शरीर टूटकर पानी में घुल जाता है। इसके साथ ही उसका डीएनए भी पानी में मिल जाता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति होती है। इसके बाद हजारों साल बीत जाते हैं और पृथ्वी पर अलग अलग जीवों का विकास होता है। फिर साल 2089 में एक कपल रिसर्च कर रहा होता है, एलिजाबेथ शॉ और डॉक्टर चार्ली। रिसर्च के दौरान उन्हें एक गुफा में प्राचीन पेंटिंग्स मिलती है, जिनमें इंसान विशालकाय इंसानों जैसे प्राणियों की पूजा कर रहे होते हैं। साथ ही कुछ पेंटिंग्स में इंसान किसी दूर ग्रह की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि ऐसी ही पेंटिंग्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी मिली थीं और ये करीब 30 से 35 हजार साल पुरानी थीं। उस समय पृथ्वी पर कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, तो फिर अलग अलग जगहों पर एक जैसी पेंटिंग्स कैसे हो सकती हैं? इससे उनकी टीम इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि पेंटिंग्स में दिखाए गए विशालकाय लोग ही असल में इंसानों के निर्माता थे। ग्रहों की ओर इशारा करने वाली पेंटिंग्स दरअसल एक निमंत्रण थीं, ताकि इंसान उन्हें खोज सके। वे स्टार मैप्स की मदद से उस ग्रह का लोकेशन निकालते हैं, जिसे प्लैनेट LV 223 कहा जाता है। ये ग्रह धरती से 35 लाइट ईयर दूर था। एलिजाबेथ और उनकी टीम वेलेंट कॉरपोरेशन के लिए काम कर रही थी। इस कॉरपोरेशन के मालिक पीटर वेलेंट थे, जिन्हें इंसानों की उत्पत्ति का रहस्य जानना था। इसके लिए वे 17 लोगों की टीम को प्लैनेट LV 223 पर भेजते हैं। ये टीम एक स्पेसशिप से जाती है, जिसका नाम प्रोमेथियस होता है। 3 साल बाद वे उस ग्रह के पास पहुंच जाते हैं। सबसे पहले हमें डेविड दिखाया जाता है, जो पहली नजर में इंसान लगता है, लेकिन असल में एक एंड्रॉइड रोबोट होता है। इस बीच बाकी सभी लोग हाइपर स्लीप में होते हैं। ग्रह के पास पहुंचने पर डेविड सभी को जगा देता है। टीम में विकर्स भी होती है, जो इस प्रोजेक्ट की हेड होती है, और साथ ही वह पीटर वेलेंट की बेटी भी होती है। वह सभी को मिशन की ब्रीफिंग देती है और एक रिकॉर्डेड क्लिप दिखाती है, जिसमें पीटर वेलेंट का अपनी टीम के लिए एक मैसेज होता है। मैसेज में वह कहता है, अगर आपको यह मैसेज मिला है तो इसका मतलब है कि मेरी मौत हो चुकी है। उसके बाद वे ग्रह पर देखते हैं कि वहां जीवन का कोई नामो निशान नहीं है। तभी चार्ली की नजर एक संरचना स्ट्रक्चर पर जाती है, जो बिल्कुल सीधी रेखा में बनी होती है। वह कहते हैं, कुदरत कभी भी कुछ भी सीधी रेखा में नहीं बनाती। इसके बाद वे उस संरचना के पास अपना स्पेसशिप उतारने का फैसला करते हैं। चार्ली तुरंत वहां जाने के लिए जिद करते हैं, लेकिन स्पेसशिप का पायलट उन्हें समझाता है कि रात होने में केवल 6 घंटे बाकी हैं, इसलिए वे सुबह जाएंगे। लेकिन चार्ली मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें अभी वहां जाकर देखना होगा कि वहां क्या है। इसके बाद वे सभी स्पेस सूट पहनकर उस संरचना की ओर बढ़ते हैं। वहां का वातावरण पृथ्वी जैसा ही होता है, लेकिन उसमें CO2 की मात्रा 3% ज्यादा थी, जिससे इंसान बिना मास्क के सांस नहीं ले सकते थे। वे संरचना के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां एडवांस स्कैनर छोड़ते हैं, जो पूरे क्षेत्र को स्कैन करके उसका नक्शा स्पेसशिप के अंदर बनाते हैं। अंदर पानी की बूंदें गिर रही होती हैं। तभी एक महिला वैज्ञानिक बताती है कि सूरज की गर्मी के कारण अंदर नमी मॉइस्चर बन रही है, जिससे पानी की बूंदें टपक रही हैं। तभी चार्ली अपने स्क्रीन पर देखता है कि अंदर का वातावरण बिल्कुल पृथ्वी के जैसा है। वह बिना सोचे समझे अपना हेलमेट उतार देता है। जब उसे कुछ नहीं होता तो बाकी सभी लोग भी धीरे धीरे अपने हेलमेट उतार देते हैं। इसके बाद डेविड आगे बढ़कर एक दीवार पर बने निशानों को ध्यान से देखता है और उन्हीं निशानों के ऊपर अपनी उंगलियों से लाइन खींचने लगता है। तभी कुछ आकृतियां होलोग्राम जैसी दिखाई देती हैं, जो उनकी तरफ आती हैं और फिर उनके आर पार निकल जाती हैं। सभी लोग उन आकृतियों का पीछा करने लगते हैं। फिर वे आकृतियां एक कमरे में प्रवेश करती हैं। तभी उनमें से एक आकृति नीचे गिर जाती है और जैसे ही वह अंदर जाने की कोशिश करती है, ऊपर से दरवाजा बंद हो जाता है और उसका सिर कटकर अलग हो जाता है। उसके बाद बाकी आकृतियां अचानक गायब हो जाती हैं और वहां अंधेरा छा जाता है। सभी लोग टॉर्च जलाकर चारों ओर देखने लगते हैं। तभी उन्हें एक विशाल इंजीनियर की लाश दिखाई देती है, लेकिन उसका धड़ उनकी ओर था और सिर दरवाजे के दूसरी तरफ पड़ा था। यह सब बीते समय की घटनाओं की होलोग्राफिक रिकॉर्डिंग थी, जिसे एक तरह से हम CCTV फुटेज भी कह सकते हैं। अब दरवाजा बंद हो चुका था, तो वे उसे खोलने की कोशिश करने लगते हैं।
तभी डेविड दीवार पर अपनी उंगलियों से कुछ रेखाएं खींचता है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के उस पार उन्हें सच में इंजीनियर का कटा हुआ सिर मिलता है। जब वे अंदर जाते हैं तो उनकी नजर एक बड़ी सी पेंटिंग पर पड़ती है। साथ ही वे देखते हैं कि वहां कई सारे ब्लैक पॉट्स रखे हुए हैं जिनमें किसी तरह का लिक्विड भरा हुआ था। जैसे ही वे अंदर जाते हैं वहां के वातावरण में बदलाव होने लगता है। तापमान बढ़ने से वह विशाल पेंटिंग पिघलने लगती है। इसी बीच डेविड एक पॉट से निकल रहे काले लिक्विड को छूता है और कहता है, जीवन के निशान। इसका मतलब था कि ये एलियंस यहाँ अलग अलग प्रजातियों का निर्माण करते थे और शायद इंसानों की उत्पत्ति भी उन्होंने यहीं की होगी। तभी स्पेसशिप से एक आपातकालीन मैसेज आता है कि जल्दी वापस आओ, क्योंकि 15 मिनट में वहां एक बड़ा तूफान आने वाला है। अगर वे लोग समय पर नहीं लौटे तो स्पेसशिप के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। शो जल्दी से उस इंजीनियर के सिर को एक बैग में रखती है और बाकी टीम के साथ स्पेसशिप की ओर दौड़ती है। इसी दौरान डेविड चुपके से एक ब्लैक पॉट भी अपने साथ स्पेसशिप में ले जाता है। उसने ऐसा क्यों किया, इसका राज आगे पता चलेगा। जैसे ही वे बाहर आते हैं एक विशाल तूफान आ जाता है। बड़ी मुश्किल से वे सभी स्पेसशिप तक पहुंचते हैं और अंदर जाने में कामयाब होते हैं। दूसरी तरफ उनकी टीम के 2 सदस्य जो उनसे अलग हो गए थे अभी भी उस संरचना के अंदर फंसे होते हैं। तूफान की वजह से वे उन्हें वापस नहीं ला सकते, इसलिए उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा जाता है। स्पेसशिप के अंदर डेविड चुपके से लाए हुए ब्लैक पॉट को खोलता है जिसके अंदर से 3 ट्यूब्स निकलती हैं। इन ट्यूब्स में डीएनए से भरा काला लिक्विड होता है। डेविड इस लिक्विड का इंसानों पर असर देखना चाहता था और उसे चार्ली भी पसंद नहीं था, इसलिए वह चुपके से इस लिक्विड को चार्ली के ड्रिंक में मिला देता है और उसे पिला देता है। उधर शॉ और उनकी टीम जिस इंजीनियर के सिर को लेकर आई थी उस पर टेस्टिंग करती है। वे उसे करंट देती हैं जिससे सिर में हरकत होने लगती है, लेकिन करंट ज्यादा बढ़ जाता है जिससे वे उसे कंट्रोल नहीं कर पाते और सिर फट जाता है। इसके बाद शॉ इंजीनियर के डीएनए की जांच करती हैं और यह देखकर चौंक जाती हैं कि इसका डीएनए इंसानों के डीएनए से बिल्कुल मेल खाता है। इसका मतलब था कि हम इंसानों की उत्पत्ति इन्हीं इंजीनियर्स ने की थी। उसी रात चार्ली और शॉ के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं बिना इस बात की जानकारी के कि चार्ली के शरीर में अब ब्लैक लिक्विड का असर होने लगा था। दूसरे दिन पायलट बताता है कि जो 2 लोग उस संरचना में फंसे थे उनसे कोई भी संपर्क नहीं हो रहा है। इसके बाद उन्हें ढूंढने के लिए टीम फिर से वहां जाती है, लेकिन पिछली रात वहां एक सांप जैसे अजीब जीव ने हमला कर दिया था और उन दोनों को मार डाला था। जब टीम वहां पहुंचती है तो उन्हें उनकी लाशें मिलती हैं। दूसरी तरफ टीम ने जो स्कैनर्स छोड़े थे वे एक जगह जाकर रुक जाते हैं क्योंकि वहां एक बंद दरवाजा होता है। इसके बाद डेविड अकेले वहां जाने का फैसला करता है। वह दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है जहां उसे एक बड़ा सा कमरा दिखता है। इस कमरे के अंदर स्लीपिंग चैम्बर्स होते हैं। वहां कुछ बटन लगे होते हैं। डेविड जैसे ही उन बटनों को दबाता है उसे फिर से कल की तरह होलोग्राफिक आकृतियां दिखाई देती हैं। वह देखता है कि एक इंजीनियर उस कमरे में आता है, एक बड़ी कुर्सी पर बैठता है और कुछ बटन दबाता है। इसके बाद पूरे ब्रह्मांड का नक्शा हवा में प्रोजेक्ट हो जाता है। डेविड ध्यान से देखता है कि ये इंजीनियर्स पृथ्वी की ओर जा रहे थे। साथ ही वह इंजीनियर किसी और इंजीनियर से बात भी कर रहा था। फिर अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं। इसके बाद डेविड एक स्लीपिंग चैम्बर के पास जाता है और देखता है कि उसमें एक इंजीनियर अभी भी जिंदा था जो हजारों सालों से स्लीपिंग स्टेट में था। अब सीन शिफ्ट होता है। चार्ली की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी थी। ये सब डेविड द्वारा उसके ड्रिंक में मिलाए गए डीएनए लिक्विड की वजह से हो रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया चार्ली की हालत और खराब होती गई। शॉ जल्दी से पायलट को कहती हैं कि स्पेसशिप का दरवाजा खोल दो क्योंकि वे लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन विकर्स साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि वह स्पेसशिप का दरवाजा नहीं खोलेगी क्योंकि वह नहीं चाहती कि कोई भी इन्फेक्टेड इंसान अंदर आए और पूरे स्पेसशिप में संक्रमण फैला दे। सभी लोग विकर्स से दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रहती है। तभी विकर्स वहां फायर गन लेकर आती है। बाकी सभी उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन चार्ली को एहसास हो जाता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। चार्ली खुद विकर्स की ओर देखता है और कहता है, मुझे जला दो। इसके बाद विकर्स फायर गन से चार्ली पर हमला करती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये सब देखकर शॉ सदमे में आ जाती है और बेहोश होकर गिर पड़ती है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को लैब में पाती है, जहां डेविड उसका चेकअप कर रहा होता है।
डेविड उसे बताता है कि वह प्रेग्नेंट है और वो भी 3 महीने से। ये सुनकर शॉ हैरान रह जाती है क्योंकि मेडिकल कारणों से वह कभी मां नहीं बन सकती थी। फिर सवाल ये था कि वह गर्भवती कैसे हो सकती है। साथ ही 3 महीने वाली बात भी समझ से बाहर थी क्योंकि वह 3 महीने पहले हाइपर स्लीप में थी और चार्ली के साथ उसने सिर्फ 10 घंटे पहले संबंध बनाए थे। शॉ घबराकर डेविड से पूछती है कि यह सब कैसे हो सकता है। तभी डेविड ठंडे अंदाज में कहता है कि यह कोई आम गर्भ नहीं है। असल में डेविड ने चार्ली के ड्रिंक में एलियन डीएनए मिला दिया था और फिर चार्ली के साथ संबंध बनाने की वजह से शॉ के शरीर में एक एलियन भ्रूण विकसित हो रहा था। शॉ घबराकर डेविड से कहती है कि इस भ्रूण को उसके शरीर से तुरंत निकालना होगा, लेकिन डेविड उसे शांत करते हुए कहता है कि वहां कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, इसलिए सर्जरी संभव नहीं है। वह उसे स्लीपिंग चैम्बर में जाने के लिए कहता है जिससे वह इस परेशानी से निपट सके। तभी शॉ को अचानक पेट में तेज दर्द महसूस होता है। दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि वह चिल्लाने लगती है। डेविड उसे बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन दे देता है। कुछ देर बाद जब उसे फिर से होश आता है तो वह देखती है कि 2 लोग उसे स्लीपिंग चैम्बर में ले जाने के लिए आए हैं। शॉ समझ जाती है कि अगर उसने खुद कुछ नहीं किया तो वे उसे बेहोश करके हमेशा के लिए सुला देंगे। इसलिए वो हिम्मत जुटाती है और किसी तरह उन दोनों को मारकर वहां से भाग जाती है। भागते भागते वो एक कमरे में पहुंचती है जहां उसे एक मेडिकली बहुत एडवांस मशीन दिखती है। ये मशीन किसी भी तरह का ऑपरेशन कर सकती थी। वो तुरंत मशीन को ऑपरेट करने लगती है और उसमें खुद की सर्जरी करवाने का फैसला करती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यह मशीन सिर्फ पुरुषों के लिए डिजाइन की गई थी और इसलिए यह सिजेरियन सर्जरी नहीं कर सकती थी। ये सुनकर वो घबरा जाती है, लेकिन जल्दी ही वो मशीन को पेट की अंदरूनी चोट का ऑपरेशन करने का कमांड दे देती है ताकि किसी तरह भ्रूण को निकाला जा सके। मेडिकल मशीन शॉ का ऑपरेशन शुरू कर देती है। जब सर्जरी पूरी होती है तो उसके पेट से एक बड़ा कीड़े जैसा एलियन जीव निकलता है। वो मशीन को स्टिचेस पिन लगाने का कमांड देती है जिससे उसका पेट फिर से बंद हो जाता है। इसके बाद वो मशीन से बाहर निकलती है और जल्दी से कैप्सूल को बंद करके उस जीव को अंदर ही फंसा देती है जिससे वो मर जाए। दूसरी तरफ चार्ली, जिसे एलियन डीएनए ने संक्रमित किया था, अब एक ज़ॉम्बी जैसा बन चुका था। वो अपने बाकी साथियों पर हमला करने लगता है और उन्हें बेरहमी से मार डालता है। इसी बीच शॉ एक कमरे में जाती है और वहां एक ऐसा सच देखती है जो उसे पूरी तरह चौंका देता है। वहां पीटर वेलेंट जिंदा था, जबकि पहले कहा गया था कि उसकी मौत हो चुकी है। असल में पीटर वेलेंट पूरे समय स्पेसशिप के स्लीपिंग चैम्बर में सोया हुआ था। वो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसे यकीन था कि अगर वे इन एलियंस को ढूंढ लेते हैं तो वे इंसानों की जिंदगी बढ़ाने का रहस्य बता सकते हैं। शॉ उसे चेतावनी देती है, आप गलत सोच रहे हैं। ये एलियंस वैसे नहीं हैं जैसे हम सोच रहे थे। ये हमें बचाने नहीं बल्कि खत्म करने वाले थे। वो ये भी बताती है कि सारे इंजीनियर मर चुके हैं। तभी डेविड कहता है, नहीं, उनमें से एक अभी भी जिंदा है। इसके बाद वे पीटर वेलेंट को लेकर उस इंजीनियर के पास जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ स्पेसशिप का कप्तान शॉ के पास आता है और उसे एक और बड़ा खुलासा करता है। वो कहता है ये जगह उन एलियंस का घर नहीं है बल्कि उनका मिलिट्री बेस है जहां वे अपने जैविक हथियार बनाते थे। वो समझाता है कि कोई भी सभ्यता इतनी बेवकूफ नहीं होगी कि अपने ही घर पर इतने खतरनाक हथियार बनाए। वो आगे बताता है कि उन ब्लैक पॉट्स के अंदर वो ही एलियन जीव थे जिन्हें उन्होंने इसी जगह पर बनाया था, लेकिन बाद में उन जीवों ने ही अपने निर्माताओं पर हमला कर दिया। कप्तान गंभीर स्वर में कहता है, मैं इन जीवों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। इसके बाद वे सभी स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं जहां डेविड उन्हें एक गोदाम दिखाता है जहां हजारों ब्लैक पॉट्स रखे हुए थे। कप्तान अपने स्कैनर से पूरे स्ट्रक्चर का विश्लेषण करता है और फिर उसकी ऊपरी परत हटा देता है। इस दौरान वे एक और चौंकाने वाला सच देखते हैं। ये कोई स्ट्रक्चर नहीं था बल्कि खुद एक स्पेसशिप था। दूसरी तरफ डेविड सभी को उस कमरे में ले जाता है जहां उसने एक जिंदा इंजीनियर को स्लीपिंग पोड में पाया था। फिर वो कहता है, ये लोग यहाँ से पृथ्वी पर जाने वाले थे क्योंकि नई रचना करने से पहले वे पुरानी रचना को मिटाना चाहते थे। डेविड उस इंजीनियर को स्लीपिंग पोड से जगा देता है। इंजीनियर धीरे धीरे उठता है और जैसे ही उसकी नजर डेविड और बाकी लोगों पर पड़ती है वो गुस्से में आ जाता है। डेविड उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इंजीनियर बिना कुछ सोचे समझे डेविड का सिर पकड़कर उखाड़ देता है और उसे दूर फेंक देता है। इसके बाद वो पीटर वेलेंट और उसके सभी साथियों को बेरहमी से मार डालता है। शॉ किसी तरह वहां से भागने में सफल हो जाती है,
इंजीनियर अपने स्पेसशिप को ऑन करता है और देखते ही देखते जहाज जमीन से ऊपर उठने लगता है। शॉ भागते हुए तुरंत कप्तान जनिक से संपर्क करती है और चिल्लाते हुए कहती है कि इंजीनियर पृथ्वी की ओर जा रहा है ताकि वो वहां की पूरी मानव सभ्यता को नष्ट कर सके। वो कप्तान से विनती करती है कि उसे रोकना ही होगा। कप्तान थोड़ा हिचकिचाता है और कहता है, यह एक वॉरशिप नहीं है, हमारे पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन शॉ जोर देकर कहती है, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, हमें किसी भी हाल में इसे रोकना ही होगा। कप्तान एक फैसला लेता है और अपने सहायक पायलट्स को आदेश देता है कि वे आयोन प्रोपल्शन सिस्टम को ऑन कर दें। इससे उनका स्पेसशिप बुलेट स्पीड से दौड़ने लगेगा और एलियन स्पेसशिप से टकराकर उसे नष्ट कर सकता है। विकर्स इस योजना को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कप्तान उसकी बात नहीं मानता। वो विकर्स से कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 40 सेकंड्स हैं, जल्दी से लाइफ सपोर्ट पॉड में जाओ जिससे तुम अगले 2 साल तक जिंदा रह सकती हो। विकर्स भागकर लाइफ सपोर्ट मॉड्यूल की ओर जाती है और स्पेसशिप से निकलने की तैयारी करती है। कप्तान और उसके 2 साथी अपना स्पेसशिप उड़ाते हैं और जैसे ही आयोन इंजन ऑन होता है, उनका जहाज जबरदस्त स्पीड से एलियन स्पेसशिप की तरफ बढ़ता है। जबरदस्त टक्कर होती है और एक भीषण विस्फोट के साथ दोनों जहाज नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब एलियन स्पेसशिप नीचे गिरने लगता है तो वो शॉ और विकर्स की दिशा में आता है। दोनों जान बचाने के लिए भागने लगती हैं, लेकिन विकर्स समय रहते नहीं बच पाती और जहाज के नीचे दबकर मर जाती है। शॉ किसी तरह अपनी जान बचा लेती है और वहां से निकलकर लाइफ सपोर्ट बोट में चली जाती है, जिसे कप्तान ने पहले ही छोड़ दिया था। जैसे ही वो वहां पहुंचती है और कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करने लगती है, उसे अंदर से किसी अजीब सी आवाज के आने का एहसास होता है। डरते हुए वो धीरे धीरे अंदर झांकती है और जो देखती है उससे उसकी सांसें रुक जाती हैं। वहाँ वही एलियन जीव था जिसे उसने अपने पेट से ऑपरेशन के जरिए निकाला था, लेकिन अब वो कई गुना बड़ा हो चुका था और एक विशाल राक्षस बन गया था। उसी वक्त डेविड शॉ से संपर्क करता है और कहता है, तुम्हें वहाँ से तुरंत भागना होगा, वो आ रहा है। शॉ पलटकर देखती है और देखती है कि इंजीनियर वहाँ आ चुका था। वो तेजी से उसकी ओर बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। जैसे ही वो शॉ को मारने ही वाला था, तभी विशाल एलियन जीव उसके ऊपर झपट्टा मारता है। शॉ बार बार खुद को बचाने की कोशिश करती है और अंत में वो एलियन जीव इंजीनियर को पूरी तरह जकड़ लेता है। इंजीनियर संघर्ष करता है, लेकिन विशाल जीव उसे पूरी तरह अपने शिकंजे में ले लेता है और फिर उसे बेरहमी से मार डालता है। शॉ किसी तरह उस जहाज से बाहर निकलती है। वो अब पूरी तरह टूट चुकी थी, उसकी पूरी टीम मर चुकी थी और वो अकेली रह गई थी। वो जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसे अचानक डेविड की आवाज सुनाई देती है। वो वॉइस मैसेजिंग सिस्टम के जरिए उससे संपर्क करता है और कहता है, हमारे बीच बहुत मतभेद रहे हैं, लेकिन अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। शॉ थकी हुई आवाज में जवाब देती है, यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जा सकता। लेकिन तभी डेविड कहता है, यहाँ बहुत सारे एलियन स्पेसशिप हैं और मैं उनमें से एक को उड़ा सकता हूँ, जिससे तुम अपने घर लौट सकती हो। शॉ थोड़ी देर तक सोचती है और फिर डेविड के पास जाकर कहती है, मुझे अपने घर नहीं जाना, मुझे वुआन जाना है जहाँ से ये इंजीनियर्स आए थे। मुझे ये जानना है कि जब उन्होंने ही इंसानों को बनाया तो फिर वे हमें मिटाना क्यों चाहते थे। डेविड कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर कहता है, अगर तुम सच में ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसके बाद शॉ डेविड के कटे हुए सिर और उसके शरीर को उठाकर अपने लाइफ बोट पर ले जाती है। वो आखिरी बार अपने संचार प्रणाली के जरिए एक रिपोर्ट रिकॉर्ड करती है, अगर किसी को यह मैसेज मिले तो कृपया यहाँ कभी मत आइए, यहाँ सिर्फ मौत ही है। मेरा पूरा क्रू खत्म हो चुका है और मैं अपनी तलाश में आगे बढ़ रही हूँ। इसके बाद शॉ और डेविड एक एलियन स्पेसशिप उड़ाकर वहां से निकल जाते हैं और इंजीनियर्स के गृह की तलाश में रवाना होते हैं। आखिरी सीन में जिस इंजीनियर को विशाल जीव ने मारा था, उसके मृत शरीर से एक नया एलियन जीव बाहर निकलता है। ये एक अलग तरह का जीव था, शायद पहला जेनोमॉर्फ। यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। अब आगे क्या होगा? क्या शॉ और डेविड इंजीनियर का गृह ढूंढ पाएंगे? क्या उन्हें उनके असली इरादों का पता चलेगा? इसका जवाब मिलेगा अगले पार्ट में, एलियन कोवेनेंट। तो बने रहिए हमारे साथ, और अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।